वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते पढ़ते हमें काफ़ी दिन हो चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश कर दिया था। अब हम आज फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप टॉपिक देख रहे होंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक मिक्स्ड एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपके सारे जो रूल्स हैं, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो सारे आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। ये एक्सरसाइज मैं आपको डू योर सेल्फ में भी दे सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करवानी थी कॉन्सेप्ट वाइज, मैंने मेरे खुद सिलेक्टेड सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये समझाना था। इसके बाद आप कोई भी ग्रामर की बुक लेकर आप अपने हिसाब से सेंटेंसेस चूज करके इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए, एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छी लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दैट मीन्स आप जिस भी चीज़ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, आपका परफेक्शन उसमें बढ़ता जाएगा। तो आपको क्योंकि टेंस आपने पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव आपने पढ़े हैं, तो सारा ही जो है सारे ही टॉपिक्स हैं वो आप तभी उसमें परफेक्ट हो सकते हैं जब आप उसको बार बार यूज़ मिले, बार बार आप उसको प्रैक्टिस करें उसकी, तभी आप उसका परफेक्शन जो है आपको मिल सकता है। और क्योंकि हम स्कूल में जैसे लास्ट ईयर हमारे था ना कि स्पोकन इंग्लिश भी चल रहा था, बहुत से बच्चों को स्पोकन इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो यही सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी काम आते हैं। आपका टेंस पार्ट क्लियर है तो आप कोई भी सेंटेंस को टूटा फूटा ही सही आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आपकी वोकेबलरी वर्डिंग आपकी बहुत अच्छी है, तब भी आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम कर रहे हैं आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो होप सो कि जब मैं यहाँ सेंटेंस बनाऊँ, जब यहाँ सेंटेंस लिखूँ, तो वो उसका आंसर मुझसे पहले आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो चुका है। और मेक श्योर कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर करवा रही हूँ वो सारी ही चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं आपकी नोटबुक्स में खुद चेक करूँगी, इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी नोटबुक में भी मिलनी चाहिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। Mahesh said, comma, inverted comma, Meera is reading a book। आप समझ गए, टेंस पार्ट का है ये। क्या बनेगा इसका आंसर? महेश said that Meera was reading a book, was reading a book। सेकेंड हम ले लेते हैं। She said to him, comma, inverted comma, you are very busy। देखिए, प्रोनाउन का सेंटेंस आ गया यहाँ पे, said to him है। अब said to किस में चेंज होगा? told में। she told him that he was very busy। थर्ड देख लेते हैं हमारा। she said, comma, inverted comma, I want a dictionary, inverted comma, close
she said that I wanted, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किस में चेंज होगी, wanted में, I wanted a डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हर सेंटेंस एक डिफरेंट रूल के साथ है। यहाँ पर इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, यहाँ पे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यहाँ पे वापस वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I have completed my work, inverted comma close सेंटेंस बनेगा। फिर से प्रोनाउन के अकॉर्डिंग said to है, इसमें चेंज होगा, told me, he told me that, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट ही हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किस में चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। नंबर 5 देख लेते हैं हम। Meera said to her father, comma, inverted comma, I visited my uncle yesterday। रिमेंबर दैट, ये कौन सा सेंटेंस हुआ जहाँ पर हमने डिस्टेंस से रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ा था, ये वहाँ पर आ गए हम। मीरा टोल्ड हर फादर दैट शी had visited her uncle the previous day। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा the old woman asked me से ही पता चल जाना चाहिए कि अब हम आ गए हैं इंट्रोगेटिव सेक्शन में। Do you live in that house? The old woman asked me, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, दैट से, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पर, इफ आई lived in that house। Number 7,
The teacher said to the boys, comma, inverted comma, do not make a noise. टीचर अक्सर कहते हैं ना, do not make a noise. क्या आएगा इसका? अब ये हम कहाँ पर आ गए? इम्पेरेटिव सेंटेंस में. The teacher ordered the boys not to make a noise. I said to Anand, comma, inverted comma, may you always be happy. Inverted comma, close I ये हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव का. I wished Anand that he might always be happy. यहाँ पर हमने सारे सेंटेंसेस हमारे टच कर लिए. सारे रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी सेंटेंस हमने पढ़े थे वो सारे ही हमने टच कर लिए. यहाँ पर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक फिनिश हो रहा है. होप सो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं ये अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लें. थैंक यू. सुप्रभात विद्यार्थियों. जैसा कि कल हमने व्यंजन संधि में 5 वेदों के बारे में अध्ययन कर दिया था, जिसमें किसके साथ कौन कौन सा नियम लगता था. त वाले, त के बाद च छ आए तो च में बदलना, त के बाद ज ज आए तो ज में बदलना. इस प्रकार त के बाद ट ठ आए ट में बदलना. फिर क च पंच पहले वर्ण में म या न आते हैं, क च ट तप के बाद पंचम वर्ण में बदलना. इस प्रकार प्रमुख नियमों के बारे में देखा था. तो अपन उसी नियम पर आगे बढ़ते हैं. तो एक अपना था जो जगत धन ईश है ना, जगत धन ईश. अब यहां पर उसका हमारा नियम बनता है जगदीश. जगदीश ही बनेगा. देखें, यदि जगत का जग हो गया, इस त का किसमें बदलना है? त अपने तीसरे वर्ण में, तो त थ द में बदला. अब ई बड़ी है तो बड़ी ई की मात्रा और श का श, तो जगदीश बना. इस प्रकार एक नियम था. अभी आएगा आगे उत्तन लास. अगर त के बाद ल शब्द आता है तो त है जो हलंत ल में बदल जाता है, तो उत्तन लास का उल्लास बनेगा, है ना. उत्तन डयन उड्डयन, उत्तन डयन. यहां उड्डयन शब्द बनेगा. इस प्रकार बहुत से नियम हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना. तो इस प्रकार कुछ नियम है. 6 से आगे बढ़ते हैं अपन, जहां कौन कौन संधि में कौन कौन से नियम हैं और उनका उदाहरण. यदि 5 तक हमने पढ़ लिया था, इसके बाद 6ठा नियम है त के बाद क्या आता है? ड या ढ आए. क्या है?
त के बाद ड या ढ, ट से ढक्कन है ना, हो तो त का ड हो जाता है, ड ड आए तो ड हो जाएगा। उत्दंडयन उड्डयन, अभी मैंने बताया, उत्दंडीन उड्डीन। नियम 7, त के बाद ल हो तो, नियम क्या कह रहा है, त के बाद अगर ल हो तो त ल हलंत में बदल जाएगा। अब यहां पर त जो है, यहां उत्दंड लेख लिखा है, अब ल जो है और उससे पहले त जो है, तो त अपने हलंत ल में बदल जाएगा, तो आधा ल हो जाएगा, उत्दंड लेख का उल्लेख हो जाएगा। तत्दंड लीन आधा ल, त का आधा ल हो जाएगा, तत्दंड लीन तल्लीन हो जाएगा, उत्दंडलाच उल्लास हो जाएगा। इस प्रकार इनके त के बाद ल हो तो भी त का ल हो जाता है। यदि त के बाद श हो, श जो है हमारा कौन सा व्यंजन है, उष्प व्यंजन है, ये ध्यान रखना। श हो तो त का च। अब ये नियम थोड़ा डिफिकल्ट है और कठिन है, देखना है। त के बाद श हो तो त का तो च हो जाता है। उत त का त के बाद क्या है, त के बाद अगर च हो तो त के बाद क्या है, श है ना, श हो तो त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा हलंत में, और श का छ में बदल जाएगा, है ना। तो उद्दन शिष्ट, उच्छिष्ट, उद्दन उच्छ्वास, सत्तन शास्त्र, सच्छास्त्र, इस प्रकार के शब्द भी हैं जिसमें त के बाद अगर श उष्म व्यंजन आता है तो श जो है वह त का तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और श जो है वह हमारे छ में बदल जाएगा। इनको भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो जिसमें हम देखते हैं यदि त के बाद ह हो, है ना, अभी एक उदाहरण और लिखा था, उदाहरण त के बाद ह हो तो त का तो द हो जाता है। त के बाद क्या है, ह होना चाहिए, अगर त के बाद ह आता है तो त का तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और ह का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो यहां क्या लिखा है, उत्दनहार उद्दार बना, तत्तनहित तद्दित बना। तो इस प्रकार शब्द भी अगर त के बाद ह आता है तो त का तो द हो जाएगा और ह का द हो जाएगा। यहां द आधा है और द पूरा वर्ण है, इसलिए ध्यान रखना है। उत्दनहार का उद्दार, तद्दन ही तद्दित, इस पर उद्दनहरण उद्धरण, है ना, उद्दनहरण का उद्धरण, इसके बाद उद्दन हव उद्धव, फिर इस प्रकार बहुत से शब्द जिनका प्रयोग इस नियम के अनुसार चलेगा। नियम नंबर 10 है, यदि म के बाद क्या है, म के बाद क्या क्या आ जाए, कोई स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने हैं, क से म तक, क च ट त प, 25 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पहले पहले वर्णमाला में हमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कौन से स्पर्श व्यंजन हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन से उष्प व्यंजन हैं, कौन से घोष वर्ण हैं, कौन से अघोष वर्ण हैं, इनका ही ध्यान रखना चाहिए। अभी समय मिला जब अपन उस बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में ध्यान भी जरूरी है। ये बेस बनाता है हमारा, सबसे पहले 6th क्लास से ही ये जरूरी है, जिससे हमें कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो यहां क्या है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क से म तक आता है तो म को तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर म जो होगा वह उसी अक्षर का पांचवा अक्षर म में ही बदलेगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुस्वार में, या तो अहंकार, या तो यहां अह म वापस आ जाए अहंकार हो जाएगा, या फिर अनुस्वार में अहंकार हो गया, म का अंग में बदलना अहंकार, सम तनकल्प संकल्प बना, या फिर समकल्प, म के बाद अगर कहो तो क किसने में हो गए, अंग में संकल्प, ठीक है। इस प्रकार सम तन गति संगति, है ना, तो म का अंग में इस पर, ठीक है, तो सम तन देह संदेह न में बदले, या फिर इस प्रकार यहां पर न सम तन तो संतोष। इस प्रकार इनके कुछ नियम में क्या चलेगा, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाएगा, तो वहां पर कौन सा होगा, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। इसके बाद हम कल इन 5 नियम के बारे में आज अध्ययन किया है, इससे कुछ उदाहरण और देखें और ध्यान करें। इसके बारे में हम आगे 5 जो नियम बचे हैं उनके बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 करवाई थी, जिसमें से 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 5th। इफ़ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड ही शी हैव इन द बिगनिंग। इसमें ये बताना है कि वही टोटल, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था मैचेस वाला, फुटबॉल टीम जो प्ले विन वाला करवाया था ना कि 10 मैचेस वॉन किए थे, तो उसमें भी आपको टोटल फाइंड करने थे कि टोटल मैचेस उन्होंने कितने प्ले किए थे। तो इस टाइप से इसमें भी क्या करना है कि उसकी चमेली है तो उसमें भी चमेली है तो उसके 600 रुपीज़ क्या हो गए, लेफ्ट रह गए, मतलब बच गए। और स्पेंडिंग, और उसने अपनी मनी का मतलब टोटल मनी का उसने 75% क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिए। तो ये बताना है कि उसके पास टोटल मनी कितनी थी। तो टोटल मनी हम क्या लेंगे, फिर से इसमें एक्स ही लेंगे। क्लियर। अब इसमें देखना कैसे क्या होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट द टोटल मनी शी हैड, या टोटल मनी डा ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल मनी इक्वल्स टू या शी हेड करके लिख दो तो कितनी हो जाएगी, बी एक्स। ठीक है, ये लिख दिया आपने। टोटल मनी बी एक्स, शी हेड टोटल मनी ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, लेट द टोटल मनी बी एक्स। अब इसमें क्या है कि टोटल इसमें 75% मतलब स्पेंडिंग परसेंट कितना हो गया, स्पेंडिंग परसेंट कितना हो गया, 75%। स्पेंडिंग उसने कितना कर दिया, 75% कर दिया। तो लेफ्ट, अब उसकी जो मनी कितनी लेफ्ट रहेगी, मनी लेफ्ट कितनी रहेगी, 600। और 600 इसका मीन्स यहाँ पर ये देखना कि मनी लेफ्ट, यहाँ पर जो स्पेंडिंग मनी थी वो 75% उसकी क्या हो गई, लेफ्ट स्पेंड हो गई। और यहाँ पर जो है उसकी मनी लेफ्ट मतलब कितना परसेंट उसकी मनी लेफ्ट रह गई। तो 100 में से हम क्या कर देंगे, 75 अगर माइनस करते हो तो कितना आएगा, 25% क्या हो जाएगा, मनी उसके लेफ्ट है, क्या हो जाएगा, मतलब 75 तो उसने स्पेंड कर दी और 25% उसके अभी तक लेफ्टिंग है। क्लियर। अब यहाँ पर लेफ्टिंग वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पर मनी लेफ्ट, यहाँ पर 600 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू दे रखी है उसका ही आपको परसेंट लेके टोटल फाइंड कर सकते हो। तो कैसे होगा, सो अब यहाँ पर देखना x इंटू, यहाँ पर हमें मनी कौन सी दे रखी, लेफ्ट वाली मनी दे रखी, हमें यहाँ पर स्पेंडिंग मनी नहीं दे रखी, यहाँ पर ओनली फॉर में 75% दे रखा। हाउ टू 70, अब इसमें ये बताना है कि क्या मनी होगी, 75% कितनी मनी, तो इसके लिए हमें यहाँ पर टोटल चाहिए और टोटल है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो मनी लेफ्ट है, जो लेफ्ट मनी दे रखी, जो वैल्यू दे रखी उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 600 दे रखा, और 600 इसका हमें कितना है, 25। 600 जो वैल्यू है वो किसके इक्वल में आ रही है, 25% के इक्वल में आ रही है, क्योंकि जो इसका लेफ्टिंग परसेंट भी 25% है और जो मनी उसके रह गई वो भी 600 है, वही हुआ। ठीक है, तो अब इसमें x इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 25% और इक्वल में आ जाएगा 600, कि जो x का अगर हम 25% अगर हम फाइंड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 600 आएगा। अब यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर टोटल मनी कितनी है, तो यहाँ पर टोटल मनी कितनी हो जाएगी, भाई कट कर दो तो ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 x इक्वल्स टू 600। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 600 इंटू 4। क्लियर, ये 1 तो अपॉन में आ जाएगा तो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2400। और 2400 इसका मीन्स क्या, टोटल मनी। सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट में लाइन ही हमने यही लिखी थी कि टोटल मनी बी x, और जो x की वैल्यू आई है वही हमारे क्या है, टोटल मनी है। तो लिख देना देयरफॉर टोटल मनी, वही शी है, टोटल मनी आप पूरा लिख सकते हो 2400। ठीक है, आगे रुपीज़ का साइन यूज़ कर लेना। तो ये अब इसमें देखो फिर से, अब 24 टोटल है, 2400 क्या है, टोटल है। ठीक है, अगर इसमें से उसके 600 क्या हो गए, 600 रुपीज़ उसके क्या रह गए, बाकी रह गए। तो इसका मीन्स उसने कितने स्पेंडिंग की, तो आप पता कर सकते हो ना कि 2400 में 600 माइनस कर दोगे तो इसका मीन्स कितने आ गए, 1800 रुपीज़। और 1800 उसके इसका मीन्स क्या हो गया, स्पेन हो गए, खर्चे हो गए। और ये क्या हो गया, उसके 600 लेफ्टिंग में गए। तो ये 1800 क्या होगा, वही 75% हो गया।
क्लियर। तो इस टाइप से आप इसको ये भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एक अल्टरनेट मेथड भी है, जैसे आप इसको ऐसे x प्लस 75% ऐसे भी कर सकते हो। बट ये मैंने आपको यही बताया कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो, किसी की वैल्यू दे रखी होती है तो जो परसेंट देगा उसी की वैल्यू लेकर इक्वल में करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6, इफ़ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट 30%। अब इसमें देखना क्रिकेट को जिस सिटी में पीपल है 60% पीपल ने क्रिकेट को लाइक किया है, 30% फुटबॉल को और 30% पीपल ने, एंड रिमेनिंग जो है वो अदर गेम्स को लाइक करते, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स इफ टोटल नंबर ऑफ द पीपल आर 50 लाइक, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ द गेम। अब इसमें आपको ये भी बताना है कि सबसे फर्स्ट तो ये बताना है कि अदर गेम कितने % पीपल ने लाइक किया है, ठीक है। और उसके बाद ये भी बताना है कि टोटल नंबर आपको टोटल पीपल दे रखे हैं पूरी सिटी में 50 लाख, और इसमें ये बताना है कि जितने भी गेम्स जैसे फुटबॉल और क्रिकेट है तो इसमें कितने कितने पीपल लाइक कर रहे हैं उसको, मतलब पीपल नंबर ऑफ द पीपल भी हमें बताना है ईच एंड एवरी गेम्स के, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो ये बताना है कि अदर गेम्स को कितने ने लाइक किया है, तो डाय हमें पता लग रहा है 30 और 60, 30 टोटल 100 है, उसमें 30 और 60 प्लस करके माइनस कर दो तो 90 हो गया। इसका मीन्स कितने % ने किया, 10% ने किया, तो ये चीज़ आपको रिटर्न वे में लिखनी है, ठीक है। इसे नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर आपके लास्ट है एक्सरसाइज का 6 का। यस 6। अब इसमें देखो पीपल लाइक क्रिकेट, पीपल लाइक क्रिकेट। अब क्रिकेट कितने %, 60%। ऐसे पीपल लाइक फुटबॉल 30%, ठीक है। तो अदर क्या हो जाएगा, अदर गेम्स यहाँ पर लिख देना पीपल लाइक अदर गेम्स, कितने हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस, और इसमें से ये क्या हो जाएगा 60 और 30 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके 90, तो इसका मीन्स 10% क्या हो जाएगा 10% पीपल ने अदर गेम्स को लाइक किया है, ठीक है। तो 100% माइनस 90% हो जाएगा, 10% ये हो गया। अब इसमें ये देखा है कि इसमें ये तो आपके फर्स्ट का आंसर आ गया। अब इसमें टोटल ऑफ द नंबर ऑफ पीपल भी दे रखे हैं। अब इसमें लिखो टोटल, जैसे टोटल पीपल कितने दे रखे 50 लाख, कितने दे रखे 50 लाख। अब 50 लाख दे रखे इसमें, तो 50 लाख, अब मैंने बताया था कि टोटल वैल्यू दे रखी है, उसका परसेंट उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। जैसे ये 50 ले गया, 50 का 60% कितना होता है, 30% कितना होता है, 10% कितना होता है, तो ये चीज़ आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। जैसे क्रिकेट, जैसे फर्स्ट है आपकी क्रिकेट। अब क्रिकेट को कितने लाइक किया है, तो क्रिकेट का परसेंट कितना है 60 अपॉन हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इंटू 50 लाख, टोटल में ही फाइंड होगा, ठीक है 50 लाख। अब कट कर दो 20 से 20 कट, तो कितने हो जाएंगे ये 6 5 30। अब देखो कितना है 30 लाख, इसका मीन्स क्या कि 30 लाख पीपल ने क्रिकेट को क्या किया है, लाइक किया है। ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो फुटबॉल का। फुटबॉल का कितना है 30%, ये भी किस में हो जाएगा 50 लाख में ही होगा, ये भी कट कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 15 लाख। ये भी आपके 15 लाख, ठीक है 15 लाख स्टूडेंट। अब यहाँ पर जैसे आपके आ गया अदर गेम्स को भी करना है, अदर गेम्स के लिए। अब अदर गेम्स कितना हमने फाइंड किया अभी, वही 10/100 इंटू वही 50 लाख,
इसका भी कितना हो गया, ये कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इधर देखना कितने हो गए, 30 40 और ये 50, ठीक है। ये 5 लेग, 30 लेग तो क्रिकेट, 50 लेग आपके ये हो गया, सॉरी 15 लेग आपके फुटबॉल को लाइक किया है, और 5 लेग किसने लाइक किया, 5 लेग पीपल ने कौन सा गेम लाइक किया, अदर गेम्स। टोटल हो गए 50 लेग, 30 और 40 और ये दोनों 5 कितने हो गए, 50 लेग। क्लियर, इस टाइप से आप इसको कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके। यस, अब 8.2 करने से सबसे फर्स्ट करने से पहले हम इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें आपके प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, टैक्स, ठीक है। तो ये हम पहले फॉर्मूले एक बार हम लिख देते हैं कि इसमें प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। वैसे सब पता है आपको कि प्रॉफिट लॉस किस कंडीशन में होता है, डिस्काउंट किस कंडीशन में होता है। तो ये सब एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं इसको। जैसे फर्स्ट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मैं फॉर्मूले भी लिखवा रही हूँ, उसको आपको नोटबुक में सिस्टमेटिक लिखना है। यस, इसे आपके फर्स्ट प्रॉफिट और लॉस किस कंडीशन में होता है। जैसे प्रॉफिट और लॉस एसपी और सीपी। एसपी का मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और सीपी का मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अब कॉस्ट प्राइस जो क्या होती है, परचेजिंग प्राइस होती है। जैसे हम कोई भी थिंग्स हम क्या करते हैं, जो भी कस्टमर किसी शॉपकीपर से, कहीं से भी मॉल, कहीं से भी किसी भी प्लेस से कोई भी चीज़ थिंग्स परचेज करता है, बाय करता है, तो वो चीज़ क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का मीन्स क्या होता है, जैसे क्या शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, कस्टमर को सेल करता है, तो वो उसके लिए क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। अब इसमें ये भी बताना है कि इस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड है प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा और लॉस किस कंडीशन में होगा। प्रॉफिट क्या होता है, जैसे गेन, एक्स्ट्रा। जैसे हमें कोई प्रॉफिट का मीन डायरेक्ट पता लग रहा है कि प्रॉफिट क्या होता है। जैसे कोई भी सीपी, जैसे हम कोई भी वैल्यू परचेजिंग कोई भी थिंग्स हम परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसको किसी और अदर ऐड करके, जैसे बाई चांस मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे मैंने 100 में कोई चीज़ आपके, जैसे आपने कोई परचेज़ की है, ठीक है, 100 रुपीज़ में, ठीक है। अगर जैसे मुझे इसी को सेल करना है, जैसे ये शर्ट है, ठीक है, 100 रुपीज़ का शर्ट है सपोज़। अब इसको मैंने सेल किया किसी अदर को, तो मैं बाई चांस यहाँ पर इसको 200 में सेल कर दूँ, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने तो 100 में परचेज़ किया, बट मैंने इसको सेल कितने में किया, 200 में। और 200, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 100 रुपीज़ का। तो 100 ये क्या हो गया, प्रॉफिट। ये चीज़ क्या हो गई, प्रॉफिट, क्योंकि मुझे तो 100 रुपये और ज़्यादा मिले यहाँ पर, क्योंकि मैंने तो 100 में लिया था, बट मुझे तो 100 रुपये और ज़्यादा मिल के मैंने 200 में इसको सेल कर दिया। तो ये तो क्या हो गई, परचेजिंग प्राइस, बाइंग प्राइस सीपी, और ये आपके सेलिंग प्राइस जो सेल कर रहे हैं, तो ये आपके सेलिंग प्राइस। और इस पर अब जैसे बाई चांस हुआ, ये तो प्रॉफिट कंडीशन हो गई। तो प्रॉफिट कंडीशन क्या होती है, वैन एसपी, क्या होगा, वैन एसपी ग्रेटर देन सीपी। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, प्रॉफिट की हो गई। ऐसे ही सेम, जैसे बाई चांस आपको दे रखा है 100, ठीक है, 100 में मैंने कोई चीज़ परचेज कर ली, ये हो गई आपकी सीपी, और मैंने इसको सेल किया 50 रुपीज़ में, ठीक है, और ये चीज़ आपकी हो गई एसपी, ये सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखो, मैंने 100 में परचेज किया और मैंने क्या कर दिया, उसको कम में सेल कर दिया। जैसे यहाँ पर कम में सेल कर दिया, तो ये 50, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हो गया, लॉस। तो 100 में परचेज की और 50 में सेल हो गई है, तो यहाँ पर कितने का लॉस हो गया, 50 रुपीज़ का। कितने का हो गया, 50 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हो गया। तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या बनी, यहाँ पर कंडीशन आपके क्या हुई कि सीपी ग्रेटर देन एसपी। क्लियर। तो ये दोनों टर्म समझ में आ गए आपको, एसपी और एसपी, सीपी एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 टर्म, ठीक है।
ये चारों का ही इसमें मेन है आपके। अब इसमें देखना प्रॉफिट परसेंट, अब ये तो चलो ठीक है, ये तो मनी में आ गया कि कितने रुपीज़ प्रॉफिट हमें मिलेगा, कितने रुपीज़ लॉस हमें हुआ है, तो इस टाइप से ये रुपीज़ में आ गया। अब जैसे कभी ये भी आता है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, तो ये चीज़ भी हमें फाइंड करनी होगी कि कितने परसेंट डिस्काउंट है। तो ये प्रॉफिट और लॉस पर, मतलब प्रॉफिट का एक अदर नेम भी है गेन, ये भी ध्यान रखना है, गेन भी आ सकता है, गेन परसेंट, लॉस का लॉस ही रहेगा पर इसमें आपको गेन परसेंट भी दे सकते हो। गेन का मीन्स यहाँ पर यही है कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, क्लियर। और ये हमें प्रॉफिट परसेंट, अब प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, जो तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट प्रॉफिट फाइंड करना होगा कि कितने रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर सीपी और एसपी दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो। प्रॉफिट से हम क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, हम क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट। और आपके प्रॉफिट परसेंट ये सब फॉर्मूले में आपको सिस्टमेटिक लिखवा दूंगी, सिर्फ अभी समझा रही हूँ। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, अब प्रॉफिट परसेंट हमेशा जैसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों जो परसेंट होते हैं वो हमेशा कैलकुलेट होते हैं सीपी पर। किस पर होते हैं, सीपी पर, नॉट एसपी, हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होगा। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज कैलकुलेट ऑलवेज ऑन सीपी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आ सकते, तो ये ध्यान रखना, क्लियर। अब जैसे बाई चांस कभी कोई प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, एसपी दे रखी हो, सीपी फाइंड करनी हो, तो ये इसके बेस पे बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। अब इसमें नेक्स्ट आपकी एक ओवरहेड, जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, कभी कभी होता है जैसे कोई परचेज हम चीज़ परचेज करते कोई भी थिंग, तो उसमें ओवरहेड हमें एक्स्ट्रा और हमें मनी यहाँ वहाँ पर हमें देनी पड़ती, तो ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होता है, जैसे कोई भी मैंने 100 में कोई थिंग्स ली, 100 में मैंने कोई चीज़ परचेज कर ली यहाँ पर, तो अब यहाँ पर मुझे इसको लाने के लिए यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, कोई रेंट देते हैं, जैसे हमें ऑटो रेंट होता है, हम उसे लाने में क्या होता है, लेबर, जैसे वेजेस हम कुछ भी देते हैं, कोई बड़ी चीज़ होती है तो हम उसको डायरेक्ट तो लाते नहीं, तो उसमें वेजेस में मतलब कोई भी वेजेस एक्स्ट्रा हम उसमें पैसे देते हैं, तो वो चीज़ सब किस पे ऐड हो जाएगी, सीपी में। तो सीपी जैसे 100 है, अगर उसमें मुझे 50 रुपीज़ मेरे और एक्स्ट्रा मैंने और दिए, तो इसका मीन मेरे टोटल वो थिंग्स कितने में हुई मेरे 150। अब टोटल मेरे टोटल सीपी कितनी होगी 150 रुपीज़, क्योंकि ये भी तो ऐड करना होगा ना कि हमारे एक्स्ट्रा कितना लगा। तो ये सब किस में आते हैं, आपके ओवरहेड, ओवरहेड बोल सकते, ओवरहेड मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी क्लियर, ये आपके ये सब पॉइंट क्लियर हो गए। डिस्काउंट में आपको बाद में पढ़ाऊंगी, पहले हम प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सिस्टमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले लिखना, यस सबसे फर्स्ट सीपी का मीन्स यहाँ पर होता है कॉस्ट प्राइस, फुल फॉर्म भी लिखवा रही हूँ यहाँ पर, और ये होता है बाइंग लिखो या फिर परचेजिंग प्राइस लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। परचेजिंग प्राइस मतलब जो भी खरीदने की प्राइस होती है वो, क्लियर। नेक्स्ट है आपके एसपी आपके हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगी आपके सेल प्राइस, जो भी आप थिंग्स को आप सेल कर रहे हो तो उसके लिए। थर्ड पॉइंट होगा आपके प्रॉफिट, जैसे हमें प्रॉफिट फाइंड करना हो तो ये किस कंडीशन में होगा, प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा, एसपी ग्रेटर देन सीपी। क्या होगा, एसपी मतलब एसपी की वैल्यू हमेशा सीपी से ग्रेटर होगी, तब जाके इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लॉस में क्या होता है, सीपी ग्रेटर देन एसपी। सीपी की वैल्यू जो एसपी से अगर ग्रेटर हुई तो इसका मीन्स कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इन दोनों के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट है तो यहाँ आगे ही लिख देना प्रॉफिट का फॉर्मूला, जिसे हमें प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे होगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। इस पर नेगेटिव में आंसर नहीं आएंगे, आएंगे पॉजिटिव में आएंगे,
बस जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो आगे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो ये चीज़ हमेशा क्या हो जाएगा। अब इसमें देखना कैसे फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे, वैल्यू की कितने रुपीज़ प्रॉफिट हुआ उसको। मैंने बताया था कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको हमेशा सीपी पर कैलकुलेशन करना है, तो अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपके लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस, इसमें भी लॉस फाइंड करना है आपको, और सीपी इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, इसमें वो लाइन लिख देना नीचे, जिसे एक पॉइंट डाल के लिख देना कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ये पूरा लिखना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज calculated always on CP। ठीक है, ये लाइन लिख देना। यस, अब नेक्स्ट है आपकी व्हेन प्रॉफिट, जैसे बाय चांस कभी कभी प्रॉफिट परसेंट में दे रखा हो, वैल्यू फाइंड करनी हो, ऑलरेडी दे रखी हो, तो क्या होगा, यस। अब इसमें देखना जैसे व्हेन, अभी नेक्स्ट आपके पॉइंट है व्हेन प्रॉफिट परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको, प्रॉफिट परसेंट दे रहा है, जैसे प्रॉफिट परसेंट जैसे कोई भी वैल्यू 20% की इतना प्रॉफिट परसेंट हुआ है उसको, और सीपी दे रखी, तो हमें एसपी कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसके भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हमें यहाँ पर एसपी फाइंड करनी है, अब एसपी फाइंड करनी है तो इसका मीन्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा होगा, प्रॉफिट परसेंट और सीपी। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमें एसपी फाइंड करनी है तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट हमें सीपी दोनों दे रखी है, प्रॉफिट परसेंट और सीपी दोनों दे रखी। तो एसपी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे यहाँ पर बाई चांस आपके आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर सीपी है, तो इसका मीन्स यहाँ पर सीपी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा और एसपी दे रखी होगी। ठीक है, जैसे एसपी फाइंड करना था तो प्रॉफिट परसेंट और सीपी दे रखी थी, अब यहाँ पर सीपी फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, इसका मीन्स एसपी और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, इनटू अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसपी के प्लेस पे, हाँ सीपी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, एसपी दे रखी है, सीपी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये तो आपके हो गया व्हेन प्रॉफिट। अब ऐसे ही कंडीशन में अगर आपको लॉस दे रखा हो, तो जैसे यहाँ पर लॉस आ गया हो, जैसे यहाँ पर आ गया कि लॉस परसेंट, व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन देन। अब जैसे यहाँ पे लॉस परसेंट आ गया, तो अगर आपको एसपी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला वही 100 माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन 100 इंटू एसपी है तो इसका मीन सीपी दे रखी है, और यहाँ पर सीपी फाइंड करनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। क्लियर, ये स्टेप से आपको फॉर्मूले इसको लर्न करना है।
क्लियर, ये आपके ये हो गए सब फॉर्मूले हो गए। अब ओवरहेड का तो कुछ नहीं, ओवरहेड तो जो भी आपको एक्स्ट्रा देगा उसको सीपी में ऐड कर देना है, तो वो चीज़ आपके कोई फॉर्मूले वाइज नहीं है, तो इसको आप लिख देना कंटिन्यू कर। ये सब फॉर्मूले आपको सिस्टमेटिक लर्न करने, जब तक लर्न नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके डिस्काउंट। डिस्काउंट का मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्काउंट का मीन्स क्या होता है। जैसे कोई भी आप जैसे मॉल में जाते हो, जो बड़ी शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पर लिखा हुआ था क्लियर कि 50% ऑफ, इस टाइप से लिखा होता है ना, 50% ऑफ करके 75% ऑफ। जैसे न्यूज़पेपर में भी आता है कि 50% ऑफ। अब ऑफ का यहाँ पर ऑफ का मीन्स यहाँ पर कोई बंद ऐसा कुछ है नहीं, ऑफ का मीन्स यहाँ पर डिस्काउंट है कि 50% लेस हो जाएगा। कोई भी आप थिंग्स अगर आप कोई परचेज कर रहे हो तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें से उसका 50% वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस होकर आपको मिलेगी। तो ये चीज़ हमारे क्या हो जाती है, डिस्काउंट। जो हमें इसमें क्या होता है, एक टाइप से हमें क्या होता है इसमें डिस्काउंट हमें अगर कोई देता है तो इस टाइप से हमें यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। इस कंडीशन में भी हमारे प्रॉफिट ही हो रहा है। पर ये क्या होता है, डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट का मीन जैसे हमें प्रॉफिट, ये किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, इसे यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर क्या करते हैं, यहाँ तो हमारे इस प्रॉफिट हो, इसका मीन्स क्या, ये थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ प्रॉफिट क्या होता है, किसी कंडीशन में हम कोई सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर वो प्रॉफिट वाली कंडीशन आती है। अब इसमें तो वो ऑलरेडी हमें मार्क करके देता है, तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, प्रॉफिट जो कंडीशन होती है वो शॉपकीपर जो सेलिंग करता है, प्राइस जो सेलिंग करता है उसके लिए प्रॉफिट कंडीशन होगी, क्योंकि वो कोई थिंग्स लाएगा फिर उसको सेल करेगा। जैसे मैंने कोई थिंग्स सेल की तो वो मेनली प्रॉफिट बना, ठीक है। अगर बाई चांस, और डिस्काउंट का मीन्स क्या होता है, जैसे कोई शॉपकीपर है, अगर वो 100 में कोई चीज़ 100 है, अगर वो आपको 50 में दे रहा है तो यहाँ पर ये वाला जो प्रॉफिट हुआ वो किसका हुआ, कस्टमर को हुआ, सामने वाले लेने वाले को हुआ ना, कस्टमर को। तो इस टाइप से इन दोनों में भी डिफरेंट है तो प्रॉफिट सेम ही, इसमें भी प्रॉफिट होगा, इसमें भी प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पर ही कंडीशन है कि ये तो कस्टमर को होता है और ये जो होता है, ये जो होता है ये हम जो खरीद रहे हैं उनको होगा, और ये जो प्रॉफिट हो ये लॉस होगा वो किसको होगा, शॉपकीपर को। क्लियर। तो इस टाइप से ये समझना डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे। अब यहाँ पर डिस्काउंट का मीन्स यहाँ पर ये ध्यान रखना कि डिस्काउंट सीपी और एसपी पे आपको नहीं करना है। यहाँ पर एमपी का मीन्स होता है मार्क प्राइस। जैसे कोई भी मार्क प्राइस, जैसे आप मॉल में जाते हो, जैसे शर्ट, जैसे टी शर्ट, जैसे कोई भी आप जीन्स कोई भी आप परचेज करते हो तो उस पर मार्क प्राइस एक टैग लगा हुआ होता है, उस टैग में मार्क प्राइस दे रखी होती है, और फिर उसका वो क्या करते हैं, वो मेन वैल्यू होती है, वो क्या होती है, मार्क प्राइस, मतलब मार्किंग करी होती है, और फिर उसका हमें डिस्काउंट, उसका जो भी वैल्यू होती है उसका हमें डिस्काउंट मिलता है। जैसे 800 की जैसे जीन्स है तो उसका हमें क्या हो जाएगा, 50% जो भी होगा वो डिस्काउंट हमें वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जो डिस्काउंट होगा वो कस्टमर के लिए क्या होता है, एक प्रॉफिटेबल ही होता है। क्लियर। तो इसमें भी आपके जैसे डिस्काउंट की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, जैसे रिडक्शन ऑफर बाय द शॉपकीपर ऑन द मार्क प्राइस। जैसे ये रिडक्शन मीन्स, रिडक्शन का मीन्स कम, जैसे ये शॉपकीपर यूज़ करता है डिस्काउंट को, कि उसके जो होता है वो मतलब उसके एडवर्टाइज करने के लिए, अपने सामान को क्या अधिक से अधिक सेल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना हो इस टाइप से, तो वो क्या करता है, डिस्काउंट ऑफर कर देता है कस्टमर को कि ये चीज़ इतने में मिल रही है, तो क्या होगा, कस्टमर वहीं जाएगा। वैसे ऐसे बड़े बड़े मॉल में होता है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट क्लियर हो गया आपके। अब डिस्काउंट के भी कुछ फॉर्मूले हैं तो उसको भी आप देख लेना। अब इसमें डिस्काउंट में क्या देखते हो, एमपी मीन्स मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस तो रहेगी क्योंकि सेल कर रहा है तो वो तो सेलिंग प्राइस ही रहनी है। यस। अब जैसे फर्स्ट है आपकी जैसे डिस्काउंट, एक बार टॉपिक कर दो आप, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में जैसे हमें एसपी, जैसे डिस्काउंट एसपी सेल कर रहा है तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे, एमपी अगर मार्क प्राइस दे रखी है उसमें से हम क्या डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। जैसे कस्टमर, जैसे शॉपकीपर है वो एमपी, जैसे कोई भी शर्ट है उसकी एमपी दे रखी है, मार्क प्राइस दे रखी है, उसमें से डिस्काउंट लेस करता है तो वो चीज़ एसपी क्या हो जाएगी, वो सेल करेगा फिर, तो ये एसपी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जैसे डिस्काउंट, जैसे बाई चांस दे रखा है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जैसे क्या होगा, अब एसपी और एमपी दे रखी है, जैसे बाई चांस मैंने दे रखा है कि 200 है
200 आपके हो गए MP और SP हो गए आपके 100। अब मैंने आपको फाइंड करने के लिए बोला कि डिस्काउंट कितना होगा इसमें, क्यों मार्क प्राइस तो थी 200 और इसमें उसने सेल प्राइस मतलब सेलिंग कितने में की 100 में, तो इसका मीन्स क्या हुआ, डिस्काउंट मिला ना। यहाँ पर MP है, यहाँ पर CP नहीं है। यहाँ पर अगर CP होता तो यहाँ पर उसको क्या हो जाता, शॉपकीपर को लॉस होता, पर हम अभी हम यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट में यहाँ पर MP है, तो MP तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ कोई लॉस नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 का जैसे हम डिस्काउंट करते हैं, इस शॉपकीपर भी कभी डिस्काउंट ऑफर करता है तो वो सब उसके क्लियर देखकर ही करता है कि हमें यहाँ पर कोई प्रॉफिट, वो सब उसके बेनिफिशियल करके ही देखता है। कोई भी बिजनेस करता है तो वो लॉस में नहीं करता, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके कोई प्रॉफिट वो उसके रिजनेबल रेट में करके मतलब पूरा बेनिफिशियल पूरा देखकर ही वो ऑफ़र प्रोवाइड करता है कस्टमर को। तो यहाँ पर जैसे देखो 200 में अगर 100 माइनस करते तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या 100 का डिस्काउंट हुआ। तो यहाँ पर भी जैसे आपके फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, MP माइनस SP, क्या हो जाएगा MP माइनस SP। तो इस टाइप से ये आपके सब फॉर्मूले आपको ऐसे लर्न किस टाइप से करना है, समझ कर करना है कि MP क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अगर आप ऐसे लर्न करोगे कि SP इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट तो वो सब मिक्स हो जाएगा। इसे समझ के लर्न करना है, ज़्यादा कोई हार्डली नहीं है, आराम से लर्न करना है, ठीक है। यस, अब जैसे नेक्स्ट है आपके जैसे MP, बाई चांस कभी आपको SP दे रखी हो, जैसे दे रखी हो SP और डिस्काउंट भी दे रखी है, डिस्काउंट की वैल्यू, और डाई आपको बोला कि उसकी MP कितनी थी, तो डाई आप MP में SP पे डिस्काउंट भी कर सकते हो, तो डाई आपके वैल्यू वो आ जाएगी। जैसे इसका भी एग्जांपल दे रहे, जैसे 100 है, जैसे 100 रुपीज़ के हो गए आपके SP है, ठीक है। अब उसको डिस्काउंट मिला 50 का, इसका मीन उसके टोटल प्राइस कितनी थी, उसकी MP कितनी थी 150, तब जाके उसको क्या हुआ 50 का डिस्काउंट मिला और 100 में उसके SP आ गई। तो इस टाइप से ये आपके क्या हो गए 150 रुपीज़ के हो गए MP, दोनों को हमने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। तो ये जो मेन फॉर्मूले थे डिस्काउंट के वो मैंने लिखवा दिए। अगर कोई डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो तो वैसे ही करनी है, कैसे, जैसे कोई भी परसेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर MP जैसे कोई मार्क प्राइस दे रखी होगी उसका हम परसेंट फाइंड करके कर देंगे तो वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं लिखना है, क्लियर। अब आगे टैक्स है, वैल्यू है, ये तो सिर्फ सैम्पल ही है। ये तो टैक्स मतलब जैसे डिस्काउंट ऐड हो रहा है, हाँ सॉरी डिस्काउंट जैसे माइनस होता है ना, माइनस हो रहा है वैल्यू में, तो वहाँ पर जो टैक्स है, वेट है, तो वो सब क्या होता है ऐड हो जाते हैं, क्लियर। तो ये सब मैं आपको इतना है। तो आज का होमवर्क आपके यही फॉर्मूले लर्न करना है, फॉर्मूले लिखने हैं सिस्टमेटिक, और जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सब सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के इसके बेस पे जो भी 8.2 है वो मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 8। सिंथेटिक फाइबर जो पढ़ रहे थे हम, उसमें लास्ट पढ़ा था जो रेयॉन, नायलॉन और टेरिकॉट, टेरिलीन, पॉलिस्टर, ये सब पढ़ने के बाद अब हमारा था एक्रिलिक। एक्रिलिक का इंट्रोडक्शन भी देख लिया था, कैसे बनता है, प्रोसेसिंग भी देख ली थी, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसका वो भी देख लिया। उसके बाद अब देखते हैं यूजेज ऑफ एक्रिलिक, यानी एक्रिलिक का हम यूज़ कहाँ करते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ में, हमारे लिए एक्रिलिक कहाँ यूज़ में आता है। तो आपको दिख रहा है डायग्राम में क्या दिख रखा है, प्रोडक्ट्स ऑफ एक्रिलिक फाइबर, यानी उसकी क्या बनाए जाते हैं, ग्लव्स। हम जो यूज़ करते हैं वो ग्लव्स, और उसके अलावा भी हम इसका बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ जैसे दे रखा है एक्रिलिक फाइबर, जिसका एक्रिलॉन और ऑर्लॉन भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने इसका दिया था। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, अब यूजेस देखते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग यार्न फॉर हैंड नीड स्वेटर। हैंड नीड स्वेटर यानी हाथ से बुने हुए जो स्वेटर होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स, शॉल्स विच आर वेरी लाइट एंड एज वार्म एज वुलन ब्लैंकेट। जैसे वुलन ब्लैंकेट वार्म होते हैं उसी तरह से एक्रिलिक फाइबर भी बहुत ज़्यादा वार्मनेस देता है हमें, हमारी बॉडी को। आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर वेरी चीप कंपेयर टू आर्टिकल्स मेड फ्रॉम वुल।
प्योर वूल जो यूज़ करते हैं हम, क्योंकि वो कहाँ से आता है, शिप से, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर एक्रिलिक से। एक्रिलिक जो हमारा होता है वो चीपर होता है, चीपर यानी सस्ता पड़ जाता है एज़ कम्पेयर प्योर वूल से। अब उसके बाद ये दे रखा है तो आप यहाँ अंडरलाइन कर देना इसकी यूजेज। मैन्युफैक्चरिंग तो कल करवा दी थी मैंने, अब ये लिख देना कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो ब्लैंकेट, शॉल्स, और उसके बाद लिख देना कि ये इसके क्या क्या बनाए जाते हैं, तो हैंड निट स्वेटर। अब है कोरोसिल, ये जो 6 टाइप का फाइबर है, आपको अपने नोट्स कैसे बनाने, सबसे पहले जो हमने फाइबर पढ़ा था रेयॉन, उसके बाद नायलॉन, उसके बाद पॉलिस्टर, फिर शायद कौन सा देखा था, टेरिलिन, और उसके बाद हम देख रहे थे एक्रिलिक। ये सब लिखते हुए उनके मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनका यूज़ लिखना है। और अब लास्ट 6 कौन सा है, कोरोसिल। इट हैज़ अ ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड, इसको आगे और बोलेंगे पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना। तो ये कोरोसिल जो लिया है हमने, जो इसका कॉमनली नेम है, उसको किससे बनाया जाता है, वो किसका पॉलीमर होता है, तो ये होता है वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमर होता है। इसका यूज़ क्या है, तो आपको लिखना है कोरोसिल, फिर ये लाइन लिखनी है, उसके बाद यूज़ क्या है, वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ। वाटर प्रूफ भी होता है, वाटर को अंदर नहीं आने देता, एब्जॉर्ब नहीं होने देता, साथ ही साथ एयर को भी। इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग फैब्रिक टू सिल्क, रेयॉन और कॉटन। सिल्क को, जो सिल्क का फैब्रिक होता है, रेयॉन का फैब्रिक होता है और कॉटन का फैब्रिक होता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है टू मेक देम वाटर प्रूफ। सिल्क, रेयॉन और कॉटन का जब फैब्रिक बनाया जाता है तो उसमें ये चीज़ ऐड की जाती है ताकि वो चीज़ क्या बने, वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ फैब्रिक सो ऑब्टेन कैन बी यूज्ड और रेनी डेज और बाथरूम कर्टन्स। बाथरूम के जो कर्टन्स होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करे और उनको ज़्यादा डर्टनेस जो होती है उनमें एब्जॉर्ब ना हो सके। अब उसके बाद है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब इसके वापस सिंथेटिक फाइबर जो इतने सारे हमने पढ़ ली, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, एक्रिलिक, डेक्रॉन, जो भी पढ़े, कोरोसिल पढ़ा, इन सब का एडवांटेज क्या है, कहाँ पे ये ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दे हैव अ हाई लस्टर एंड डू नॉट बिकम येलो विथ एज। मतलब ये कि जैसे आपको कॉटन, ये जो लाइन दे रखी है बिकम येलो, इसके लिए एग्जांपल देती हूँ, जितना प्योर कॉटन होता है ना वो टाइम के साथ वाइटनेस उसकी कम हो जाती है, वो धीरे धीरे येलोइश में चेंज हो जाता है। बट अगर हम सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं तो उसका कपड़ा, वो जो क्लॉथ होता है सिंथेटिक फाइबर से बना होता है, वो भले पुराना हो जाता है, उसकी शाइननेस कम हो जाती है, पर वो कलर जो चेंज नहीं करता है। दे हैव अ हाई लस्टर, उसके अंदर चमक जो होती है, मतलब इसकी जो नया जो शाइननेस होती है उस कपड़े में वो बहुत अच्छी होती है। डू नॉट बिकम येलो विथ एज, मतलब येलोनेस भी नहीं आती। दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। दे लास्ट लॉन्गर यानी कि इनमें जो ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी टिकाऊ, अच्छे से ये कपड़े ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, मतलब ज़्यादा फटते नहीं है, क्योंकि उनके फाइबर सिंथेटिक होते हैं। कॉटन का क्लॉथ होगा तो आप उसको ज़्यादा टाइम वियर कर लोगे तो उसके जो फाइबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे या गल जाएंगे और धीरे धीरे वो उसमें छेद पड़ने शुरू हो जाएंगे, फट जाएगा, क्योंकि वो सिंथेटिक नेचुरल फाइबर है कॉटन। पर ये सिंथेटिक फाइबर है तो एज़ कम्पेयर लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। थर्ड पॉइंट है, दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग। को धोने के बाद जो कपड़े होते हैं पॉलिस्टर वगैरह, उनमें श्रिंकिंग भी नहीं होती। कॉटन का कपड़ा आप धो तो डेफिनेटली आप उसको आयरनिंग उसको आपको करनी पड़ेगी, बट अगर आप सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े पहनते हो तो आपको पता है वॉशिंग के बाद उनको ज़्यादा श्रिंकिंग या सलवटें नहीं पड़ती। दे आर ईजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली। बहुत जल्दी उनको धो भी सकते हो, वॉशेबल होते हैं, उनको धोने के बाद उनमें जो डर्टनेस, इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी बहुत जल्दी साफ हो जाती है और सूख भी जल्दी जाते हैं। दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, वही बहुत कम या फिर आयरनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर। एक प्योर कॉटन का कपड़ा आप लेने जाते हो तो आपको भी पता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर। अब ये जो होगा एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये आपको नोट करने हैं। अगर आप यहाँ लिखते हो और क्वेश्चन में फिर से ये आंसर आता है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो आप चाहो तो इसको यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख दो नोट्स में कि हमने ये क्वेश्चन पहले से कर रखा है, डबल करने की ज़रूरत नहीं है। अब एडवांटेज के बाद उसके वापस डिसएडवांटेज भी होते हैं। हर चीज़ का एक, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे से हम देख सकते हैं कि इतने सारे फायदे के बाद कुछ तो होगा उसका हार्मनेस भी होगा, हार्मफुल। दे ईजीली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। ईजीली मेल्ट,
पॉलिस्टर वगैरह के कपड़े अगर आप पहनते हो तो आपको जो फायर के साथ में या किचन में जो आप वर्क करते हो तब आपको बोलते हैं कि किचन में काम करो तो कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो होती है पॉलिस्टर वगैरह सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये गर्मी के पास बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। जैसे ही उनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलेगा तो इनके फाइबर क्या होने लगते हैं? मेल्ट होते हैं। अगर थोड़ा सा भी उनको आग पकड़ ले वो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये आग को कैप्चर कर लेते हैं, फायर को। देयरफॉर देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न्स। इसलिए इन कपड़ों को पहनने के बाद आपको हमेशा डर लगा रहता है बर्न यानी जलने का। स्पेशली इन किचन वाइल वियरिंग क्लोथ्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे ज़्यादा आग का काम कहाँ होता है? किचन में। तो यहाँ पे डर होता है कि किचन में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो सिंथेटिक फाइबर अगर आपने वियर किया है तो ये चीज़ का रिस्क रहता है। दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर। यू मस्ट हैव सीन स्पार्क्स फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंकेट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्यूरिंग नाइट। ये चीज़ तो आपने बहुत की होगी, है ना? खेल में ये चीज़ एक्टिविटी करके देखी होगी, करके देखना। ये तो आपने किया भी होगा, नहीं भी किया हो तो मैं बता देती हूँ। वो जो चेयर पे कभी कभी बैठ के करते हैं ना, किसी वुलन या किसी ब्लैंकेट को हम क्या करते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। जैसे ही उसको प्लास्टिक की चेयर पे टच करवाते हैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, फ्लो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखता है। आप उन चीज़ को टच करने जाते हो वापस चेयर को तो आपको एक चिंगारी सी लगती है, स्पार्किंग होती है ना। यहाँ लिखा है यू मस्ट हैव सीन स्पार्क्स फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंकेट मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। वो ब्लैंकेट जो सिंथेटिक फाइबर से बना है, अगर आप उसको आप सिंथेटिक फाइबर जब पहन के जब निकालते भी हो ना, जब आपने किसी ऐसे दुपट्टे को आपने निकाला तो जैसे ही आप उसको ठंड के दिनों में अलग करते हो वहाँ से एक स्पार्किंग निकलती है, आपको ऐसा लगता है कि हल्की सी चिंगारी लगी। तो वो भी चीज़ होती है ड्राई वेदर में, ऐसा होता है ना। सूखा मौसम जब होता है ठंड के दिनों में वह तब होता है। और ड्यूरिंग नाइट में आप इसको देख सकते हो, वो दिखाई देता है, चिंगारी होती है उसमें, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। दिस स्पार्क्स आर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज घूमने लग जाता है। दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉजेज स्किन प्रॉब्लम्स इन सम पर्सन। सब में नहीं पर कुछ पर्सन में इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। नेक्स्ट थर्ड है, क्या पढ़ रहे हैं हम? डिसएडवांटेज, कि उससे होने वाले हमें हार्मफुल नुकसान क्या है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, अनलाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। नेचुरल फाइबर हमारा अच्छे से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है बट ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। देयरफॉर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर वेरी अनकंफर्टेबल इन समर और रेनी सीजन। इसीलिए इन क्लोथ्स को हम सिंथेटिक फाइबर को, ये जो होते हैं वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं पहनने के लिए, क्योंकि ये हमारा स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। This drawback is partly overcome by blending them with natural fibers such as cotton and wool। इसका ये drawback भी है, कमी है इसकी। drawback का मीनिंग होता है कमी। They are not biodegradable, ये biodegradable नहीं होते। biodegradable का मीनिंग क्या है? Which decompose naturally, जो एनवायरनमेंट में अपने आप डिकम्पोज हो जाता है उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है तो इन कपड़ों को अगर आप फेंक भी देते हो तो ये कॉटन की तरह अपने आप डिकम्पोज नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। एंड हेंस कॉजेज अ लॉट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब ये कि इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को भी ये क्या कर रहा है, एक तरह से पॉल्यूट कर रहा है। इस तरह से इससे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे ये जो दो एक्टिविटी है मैं चाहूँगी कि इसको आप रीड करो, समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। टू डिटरमाइन रिलेटिव एब्जॉर्ब कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फाइबर, कौन सा फाइबर ज़्यादा पानी को सोखता है। फिर ये डिटरमाइन रिलेटिव टेंसिल स्ट्रेंथ, कौन से फाइबर में ज़्यादा टेंसिलिटी होती है। ये चीज़ आप पढ़ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से पढ़ाऊँगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर, अब आ जाएगा हमारा प्लास्टिक, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें 4 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। लास्ट जो अपन पढ़ रहे थे वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ रहते हैं और क्या होते हैं वाइल्ड लाइफ, कैसा उनका हैबिटेशंस होता है, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैंने आप लोग को बताया था, आपने लास्ट जो पैराग्राफ रीड किया था
डायरेक्ट इम्पोर्टेंस भी और इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस भी है। अब डायरेक्ट तो ये है कि हम उनको जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं और उनकी स्किन, उसके अलावा उसकी खाल, टीथ, ये सारी चीज़ें लेकर वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन हम सब लोग शिकार करने के लिए नहीं जाते, कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जो शिकार करते हैं और डायरेक्ट उनसे बेनिफिट लेते हैं। अब इनडायरेक्टली बेनिफिट क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, कि हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा कर रहे हैं, उनकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन हो रहा है। ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल चलता है, पूरी चेन जो चलती है, यानी कि हम इसी के अंदर पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के अंदर कि ये जो पांचों चीज़ें अपने पढ़ी है, लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। एक अगर हट जाता है इसमें से तो ये जो चेन है वो पूरी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और बैलेंस पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो देखो अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। An important role played by wildlife is in the ecological and biological process which are important for life। देखो दे रखा है इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी जो होती है, और बायोलॉजिकल जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों की हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन द बायोस्फीयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ अनदर। देखो दे रखा है इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से क्या क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। विच सस्टेन एंड एनहेंस ह्यूमन लाइफ, हैंस द इकोलॉजिकल प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ। क्या दे रखा है, अंडरलाइन करना, इकोलॉजिकल प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड अदर एंडीवर्स सपोर्टिंग लाइफ। क्या दे रखा है यहाँ पर, दिस इकोलॉजिकल प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट। अब ये इकोलॉजिकल प्रोसेसिंग जो होती है, पारिस्थितिकी की जो प्रोसेसिंग होती है, किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ के लिए, कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए एंड अदर एंडीवर्स प्रोसेस आर सपोर्टिंग लाइफ। दूसरा जो भी कोई लिविंग थिंग्स है जिनका जीवन चलता है उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर आर सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर वाइल्ड लाइफ प्लेस इंपॉर्टेंट रोल सच एज। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, वाइल्ड लाइफ किस किस में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, जो जंगली जीव होते हैं, किन किन कामों में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखो पॉलिनेशन, जो परागण होता है ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो अपने पराग रखते हैं वो पॉलिनेशन। उसके अलावा सीड डिस्पोजल के लिए, जर्मिनेशन के लिए, सोइल जनरेशन के लिए, और पेस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कीटनाशक के लिए, हैबिटेट मेंटेनेंस और उनकी जो आदतन जो कार्य होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। यहाँ से आप अंडरलाइन करना, बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर वाइल्ड लाइफ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल सच एज पॉलिनेशन, सीड डिस्पोजल, जर्मिनेशन, सोइल जनरेशन, पेस्ट कंट्रोल, हैबिटेट मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, वाइल्ड लाइफ की होती है। नेक्स्ट देखा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, अपना जो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग सारी चीज़ें आती है। अब उसमें भी क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। देखो क्या दे रखा है, इट इज़ डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग रिसोर्सेज एंड रेजिडेंट्स ऑफ एन एरिया इंक्लूडिंग all forms of life, plants, animal, birds, fish, microorganism, people and non-living resources, air, water, soil। देखो ध्यान से पढ़ना, क्या दे रखा है, इट इज़ डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। इन सब के बीच में मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, हम सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य जाति यहाँ पर रहेगी और अकेले ही अपना जीवन यापन कर देगी। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो हमारी लाइफ पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, एक बहुत जटिल रिलेशनशिप है। किन किन के बीच में, लिविंग रिसोर्सेज एंड रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर निवास स्थान, ऑफ एन एरिया इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सारे सभी जिनका जीवन चलता है। अब लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, देखो प्लांट से, एनिमल से, बर्ड्स, फिश और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पीपल, हम लोग तो है ही है। तो ये सारे तो किसके आएंगे, लिविंग थिंग्स के अंदर आएंगे। एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज, नॉन लिविंग रिसोर्सेज के अंदर क्या आएगा, एयर, वाटर, सॉइल। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सभी एक दूसरे के, सभी का रिलेशनशिप है। अगर एक के बिना दूसरों का जीवन संभव हो तो बताओ मुझे, पॉसिबल नहीं है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो आपकी एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी। मिट्टी अच्छी होने के लिए वाइल्ड लाइफ भी होनी चाहिए, नेचुरल वेजिटेशन भी होना चाहिए। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। All the living and non-living organisms are interdependent and interrelated to one another, and if one disappear, the others would be also be affected.
आ गई यहाँ पर बात, क्लियर हो गई आप लोगों के? मैं बार बार आप लोगों को समझा रही हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी दे रखे हैं आपको, ये सभी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इनका रिश्ता है। इट वन अनदर, इसमें से अगर एक भी क्या हो जाए, डिसअपेयर हो जाए, तो दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, मैं कहती हूँ वाइल्ड लाइफ की तो कोई आवश्यकता नहीं, अपने को कोई ज़रूरत नहीं, वाइल्ड लाइफ हो या नहीं हो, हमें क्या लेना देना उस चीज़ से। अगर वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो आपकी नेचुरल वेजिटेशन जो ऑटोमेटिक पनपती है, जिसको हम नहीं लगाते हैं, तो उसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उसका करोगे क्या? उसको खाने के लिए कोई न कोई तो चाहेगा, तो उसको खाने का काम कौन कर रहा है? वाइल्ड लाइफ कर रही है। नेचुरल वेजिटेशन भी कहाँ पर होती है? ऑलमोस्ट जंगलों में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, आपके घरों के आसपास होगी, तो आप उसको उखाड़ को फेंक दोगे, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी कि उसकी खाने के लिए पर्टिकुलर किसी एनिमल को आपको बुलाना पड़े। तो यहाँ पर क्या है, हम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी है और इंटर रिलेटेड भी है। ये पैराग्राफ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अंडरलाइन करना, और नोट्स बना रहे हो तो एज ए इकोसिस्टम पॉइंट डाल के आप इसको मेंशन करोगे। नेक्स्ट दे रखा है अब जो हम सबके अंदर पढ़ते आ रहे हैं, कंजर्वेशन, यानी कि अब वाइल्ड लाइफ को भी किस प्रकार से कंजर्व करके रख सकते हैं और कैसे कंजर्व करना चाहिए। Forests are the natural habitat for wildlife and they help in maintaining the ecosystem. Many species of animals have become vulnerable or endangered, and some of they have either become extinct or are on the verge of extinctions. Various human activities and natural factor accelerate the process of extinctions. देखो हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, एंड ये वर्ड आया था अपने एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब ऐसी जनजातियाँ जो संकटग्रस्त है। तो यहाँ पर भी यही बता रखा है कि बहुत सारी ऐसी जातियाँ हो गई है, वाइल्ड लाइफ के अंदर भी कहे अपन, नेचुरल वेजिटेशन के अंदर भी अपन उनको इंक्लूड कर सकते हैं, कि बहुत सारी ऐसी जातियाँ हो गई जो क्या हो गई है, वर्ग ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि लुप्त होने के कगार पर आ गई, यानी कि ख़त्म होने के कगार पर आ गई, जिनको अपने एक नाम आया था लास्ट टॉपिक जब हमने पढ़ा था, तो उसमें उस कंपनी का नाम आया था, संस्था का, कॉन्स्टिट्यूटिंग द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसने क्या बताया था, इतनी 11,000 स्पाइसेस के बारे में बताया था जो क्या हो गई, संकटग्रस्त हो गई है, जो खत्म होने के कगार पर आ गई है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमको क्या कहता है, हम लोग ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जिसके थ्रू हम इन नेचुरल वेजिटेशन को और नेचुरल वाइल्ड लाइफ जो दे रखा है उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जगह जगह पर सेंचुरीज बनानी पड़ेगी। जो आप देखते हो टाइगर रिजर्व फोर्स, अलग अलग अभ्यारण्य जो बना रखे हैं, ये लोगों के खाली मनोरंजन के लिए नहीं, यहाँ पर ऐसी जनजातियों को रखा जाता है जो क्या हो गए हैं, ख़त्म होने के कगार पर आ गए हो, और जिनकी कुछ ही जातियाँ बची है जिनको हम सेव करके रख सकते हैं, और उनसे फिर नए और एनिमल्स का जन्म जब होगा, यानी कि उनकी जातियाँ फिर से बढ़ेगी, तब हम हो सकता है कि हमारे ये हो कि हाँ, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा नहीं होता है कि चलो टाइगर ख़त्म हो गए तो होने दो ना, हमको उससे क्या लेना देना, लेकिन उसकी भी इस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी इम्पोर्टेंस है। तो हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, जो यानी कि जो ये प्रजातियाँ ख़त्म हो रही है, संकटग्रस्त है, उनको हम बचा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जगह जगह पर अभ्यारण्य लगाने पड़ेंगे, बर्ड सेंचुरीज बनानी पड़ेगी, टाइगर रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे, जिससे लोग उनको देखने भी जाए और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझे। हम सिर्फ देख के आते हैं, खाली आप इंजॉय करने के लिए मत जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत देखो उनको, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस भी समझो कि अपनी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम सब ये सारी चीज़ें समझने लग जाएंगे तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको भी हम क्या करें, सेव करके उनसे नई प्रजातियों का जन्म हो जाए, और हम आने वाली जो जनरेशन है वो भी उनको देख सके और उनके बारे में जान सके। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो वाइल्ड लाइफ के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ऊष्मीयमान के बारे में पढ़े थे। आज देखिए ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी कि ईंधन के दहन से कौन कौन से हानिकारक उत्पाद होते हैं, यानी कि ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। जो हम ईंधन का उपयोग कर रहे हैं वह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब किस प्रकार हानिकारक है देखिए, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन
ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते। कौन कौन से? लकड़ी, कोयले और पेट्रोल को जलाने पर कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण छोड़ते। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषण होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये जो सूक्ष्म, इनके जलने के पश्चात जो सूक्ष्म कण हैं वह हमारे लिए हानिकारक है। अब किस प्रकार? क्योंकि ये दमा जैसी श्वास रोग यानी कि सांस संबंधी रोग को उत्पन्न करते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू उद्योगों ईंधन के रूप में होता आ रहा है, परंतु अब इसका स्थान कोयले, एलपीजी गैस जैसे ईंधनों ने ले लिया। पहले लकड़ी का उपयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे हमने कोयले और एलपीजी गैस का उपयोग करने लग गए। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है। अभी आज के समय में भी गांवों में लकड़ी का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती होती है। ठीक है, हाँ, परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि लकड़ी को जलाते तो वह धुआं उत्पन्न करती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ ही वृक्ष हमारे बहुत सी उपयोगी वस्तु उपलब्ध कराते हैं। साथ ही जो पौधे जो होते हैं हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे हमें प्राप्त होती है। जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने में हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती, इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है। देखो, वृक्षों को काटा जाता है ताकि उस लकड़ी से हम ईंधन जला सकें, तो यह हमें नहीं करना चाहिए। यह एक वनोन्मूलन का कारण हो सकता है। ठीक है ना। तो हमने देखा कि यह हमारे लिए जो हम उपयोग कर रहे हैं लकड़ी, कोयला और पेट्रोल डीजल जो हमारे लिए हानिकारक होता है, इससे हमें श्वास संबंधी बीमारी उत्पन्न होती है। देखिए, इन दहनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। जो ईंधनों का जो अपूर्ण दहन होता है ना, उनसे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। यह अत्यंत विषैली यानी कि बहुत ही जहरीली होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि किसी बंद कमरे के अंदर जहाँ पर सिगड़ी वगैरह, कोयला वगैरह कुछ जल रहा हो, तो वहाँ पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए आप कभी भी ऐसे कमरे में न सोएं जहाँ पर अंदर धुआं हो रहा हो। अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है। हम ईंधन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिल जाएगी। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिलने से उसका ताप बढ़ जाएगा, पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा, यानी कि विश्व उष्णन यानी कि जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। परिभाषा याद कर लेना, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि, जो पृथ्वी का जो वातावरण होता है उसके अंदर ताप में वृद्धि को हम विश्व उष्णन कहते हैं। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगती है जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है। यानी कि जो बर्फीले इलाके होते हैं, है ना, ग्लेशियर, वह क्या होता है, ताप बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा और जिससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और तटीय क्षेत्र में बाढ़ आने लग जाएगी। यानी कि तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जावे, जो नीचे की ओर क्षेत्र हैं वह पानी के अंदर चले जावे। अधिक पानी होगा तो यही होगा। अगला देखिए, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अत्यंत दमघोंटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते। देखो, कोयले और डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और पेट्रोल से नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते। पेट्रोल कोयले से सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोल और डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोल से नाइट्रोजन। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अगर वायु में मिल गए, ठीक है ना, तो यानी कि वर्षा के जल में अगर मिल जाते तो ये अम्ल बना लेते हैं। वर्षा के जल में अम्ल बनाते, ये अम्ल वर्षा कहलाती। यह परिभाषा भी याद कर लीजिए कि पेट्रोल, कोयले डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड और पेट्रोल से नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड छोड़ते। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ठीक है ना।
सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, अम्ल बनाते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा यानी कि मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, जिसको हमने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो मोटर वाहन में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब सीएनजी समपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका पूरा नाम सीएनजी समपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। तो अभी हम सीएनजी का उपयोग अधिक कर रहे हैं, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। यह सीएनजी होता है सल्फर और नाइट्रोजन को अल्प मात्रा में उत्पादित करती है और यह एक अच्छा ईंधन है। हमने देखो इस लेसन के अंदर क्या क्या सीखा। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं, जो वायु में जलते हैं, वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, जिसको हम दाह्य पदार्थ कहते हैं, और जो नहीं जलते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अदाह्य। तो दहन के लिए ऑक्सीजन जो वायु में मिक्स है ना, तो दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, जिसके लिए हमने एक प्रयोग भी किया था। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलन ताप जिस पर पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आग लगने के कारण क्या है, ईंधन है, पदार्थ है। तो अगर इनके अंदर यानी 3 आवश्यकताएं मैंने बताई, अगर इन 3 आवश्यकताओं के अंदर से एक को हटा दिया जाए तो आग पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो विद्युत उपकरण है, अगर कभी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए या विद्युत उपकरण जल जाए, स्विच वगैरह, तो वहाँ पर कभी भी आप जल का, पानी का, वाटर का उपयोग नहीं करें। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं। दहन हमने पढ़ा थे, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन। दहन के प्रकार, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन। ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र हैं। ज्वाला के, जैसे हमने मोमबत्ती की ज्वाला देखी थी, उनके अलग अलग क्षेत्र हैं। अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन। 3 क्षेत्र, अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन। आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। अच्छा आदर्श ईंधन किसे कहेंगे, जिसका उपयोग हम करेंगे? कौन सा होता है? जो सस्ता होगा, आसानी से हमें उपलब्ध हो जाएगा और आसानी से जल जाएगा, तो और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होगा। यह ऐसी गैस या अवशोषण नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, यानी कि ऐसी गैस उत्पन्न नहीं करता जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति ग्राम है। ऊष्मीय मान याद रखना, किलो जूल प्रति किलोग्राम। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषण होते और ये श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं, यानी कि वायु के अंदर अगर वायु प्रदूषित होगी तो श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न होगी। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर किसी कमरे के अंदर कोई आग लग रही है, लकड़ी वगैरह, सिगड़ी वगैरह, तो उस कमरे के अंदर धुआं उत्पन्न होता है, वहाँ पर आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया गया है। ईंधन को जलाएंगे तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? वायु का ताप बढ़ा देती है, तो उससे विश्व उष्णन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जाते हैं और पिघलने के कारण जल का स्तर बढ़ जाता है और निचले इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कोयले, डीजल और पेट्रोल से उत्पन्न, अगर इनका उपयोग करते हैं हम ईंधन के रूप में, कोयले का, डीजल का, पेट्रोल का, तो उससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होंगे। ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलने पर अम्ल उत्पन्न करते, जो फसलों और मृदा, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें किन ईंधन का उपयोग करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए। आप लोग एक बार इस लेसन की रीडिंग कर लेवें और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेवें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन पढ़ रहे थे
परिमेय संख्या के बारे में अपने जानकारी ली थी, जिसमें अपन ने क्रम विनिमयता नियम, साचरिता नियम, योज्य प्रतिलोम के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज अपना टॉपिक जो है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम के क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। इसका दूसरा नाम क्या है? व्युत्क्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे 5/6 क्या है? 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। जैसे 6/5। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ लिखूंगा 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। मैं लिख रहा हूँ -6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बराबर 1/-6। ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकते हो, चाहे माइनस ऊपर लिखो चाहे माइनस नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। योज्य प्रतिलोम में क्या होगा? चिन्ह चेंज होगा। जस्ट चिन्ह मतलब जैसे कि प्लस वाली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस वाली, और जो माइनस में होगी वो प्लस में होगी। बाकी कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा के वैसा रहेगा। इसमें क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। कोई प्लस वाली होती है वो क्या हो जाती है? माइनस वाली। सॉरी, जो इसमें क्या होता है? उल्टा बटे वाली संख्या जस्ट चेंज हो जाएगी। इस -6/1 तो क्या हो जाएगा? 1/-6। ठीक है। इसी प्रकार देखो 5/6 है तो क्या हो जाएगा? 6/5। इसी क्रम कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी संख्या होती है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। मान लो सपोज कोई इस एग्जांपल आ गया कि 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/6 है या नहीं। तो आपको पता लगाना है कि हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो संख्या है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है तो इन दोनों का अगर हमेशा गुणा करोगे तो हमेशा +1 आएगा। अगर +1 आ गया इसका मतलब वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। मान लो कैसे 6/5 दे रखा है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 5/6। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, ऊपर क्या रहा? 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है? प्लस का 1 ही आएगा। 1 में 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1। इसका मतलब 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 5/6 है। ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि अपन ने दोनों का वापस आपस में गुणनफल किया तो क्या मिला मेरे को? +1। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल +1 मिला। इसका मतलब यह गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर यहाँ पे -1 या कोई दूसरी संख्या आती दोनों का गुणा करते तो वह गुणात्मक प्रतिलोम 1 प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब वह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है इसका। ठीक है। ये दो गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। योज्य तत्सम। ठीक है। अपन बात करते हैं योज्य तत्सम। और योज्य तत्सम क्या है? नाम पहले क्या था? अपन योज्य प्रतिलोम पढ़ा था, अब अपन पढ़ रहे हैं योज्य तत्सम। तो योज्य तत्सम का मतलब क्या होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में क्या करना है? किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 0 योज्य तत्सम कहलाता है। ठीक है। आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो 0 क्या कहलाता है? योज्य तत्सम। क्या कहलाता है? योज्य तत्सम। तत्सम कहलाता है। कैसे कहलाता है? क्या होता है? देखना ध्यान से। देखो एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल समझ लो इसका। इसका एग्जाम्पल जैसे कोई परिमेय संख्या 5/4 क्या है? 5/4 और इसके अंदर मैं 0 जोड़ता हूँ। क्या जोड़ता हूँ?
0, तो मुझे क्या मिलता है 5/4 मिलता है। यानी मैंने क्या लिखा है कि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर, शून्य जोड़ दिया तो मुझे वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। देखो वापस 5/4 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब शून्य जो है वो क्या कहलाता है, योज्य तत्सम। अगर आपको डायरेक्शन में ये आपको दिख रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या शून्य क्या कहलाएगा, योज्य तत्सम। अगर कोई सवाल आपको ऐसा दे रखा है कि इसके अंदर कौन सा गुणधर्म है तो आपको बताना पड़ेगा योज्य तत्सम के। मान लो सपोज ऐसा लिखा है 6/5 प्लस 0 बराबर 6/5, इसके अंदर कौन सा गुणधर्म है तो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर शून्य जुड़ रहे हैं वही संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे योज्य तत्सम गुणधर्म लग रहा है। ठीक है, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। नाम चेंज थोड़ा सा, अपन ने योज्य तत्सम पढ़ लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं, अब अपन पढ़ेंगे आगे लिखना गुणात्मक तत्सम। किसकी बात कर रहे हैं अपन, गुणात्मक तत्सम। योज्य तत्सम पढ़ लिया, अब गुणात्मक तत्सम। ठीक है, गुणात्मक तत्सम में क्या होगा कि किसी भी परिमेय संख्या को क्या करना है, किसी भी परिमेय संख्या को 1 से क्या करना है, गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम देखो नाम ऐसा है जिसके अंदर आप आराम से भूलो नहीं, गुणात्मक का मतलब होता है गुणा, गुणात्मक तत्सम कहलाता है। कैसे देखो इधर, यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसको 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, एक गुणात्मक तत्सम कहलाता है। देखना एग्जांपल बता रहा हूं, यहां पर लिखते हैं मैंने 3/2, क्या लिख दिया, ध्यान से देखो 3/2, उसको अगर मैं 1 से गुणा करता हूं मुझे 3/2 मिलता है। देखो 3 ऊपर है, 3 का गुणा 1 से गुणा किया जाएगा, नीचे कुछ नहीं है, 2 का 2 ही रहेगा, नीचे 1 करो तो, यानी 3/2 का गुणा मैं 1 से कर रहा हूं, मुझे 3/2 ही प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 1 है वो आपको क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम। ठीक है, ये ध्यान रखना क्लियर। वापस रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर पढ़ा अपन ने परिमेय संख्या, उसके बाद अपन ने क्रमनिमिता नियम पढ़ा, उसके बाद अपन ने क्रमनिमिता के लिए, योग के लिए, बाकी के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए पढ़ा, उसके बाद अपन ने साचर्यता नियम पढ़ा, उसके बाद अपन ने योज्य प्रतिलोम पढ़ा, योज्य प्रतिलोम के बाद अपन ने गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा, गुणात्मक प्रतिलोम के बाद अपन ने योज्य तत्सम पढ़ा, योज्य तत्सम के बाद अपन ने ये लास्ट अपना कौन सा था, गुणात्मक तत्सम। और एक और लास्ट देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है वितरण गुणधर्म। ठीक है, वितरण गुणधर्म बिल्कुल इजी है। देखो वितरण गुणधर्म भी बहुत वेरी हार्ड नहीं, पर वितरण गुणधर्म आपके कोर्स में इसमें देख लीजिए, वितरण गुणधर्म। वितरण गुणधर्म में क्या होगा कि किसी भी परिमेय संख्या में इसमें योग पर गुणन का वितरण नियम कहलाता है। कैसे देखो इधर कि सपोज मैंने लिखा a कोष्टक b प्लस c, ठीक है, यानी a का गुणा b से करना है, a का गुणा मुझे c से करना है। देखो इधर a का गुणा मैं b से करता हूं प्लस a का गुणा मैं c से करता हूं, तो मुझे ये क्या मिलता है, वितरण गुणधर्म मिलेगा। ठीक है, ये अपना सिंपल है वितरण गुणधर्म। अब कुछ नोट्स करवा रहा हूं मैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, कभी भी ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले नोट्स लगा के पॉइंट लिखना, आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण बिंदु है सर, नोट करके पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट आपका क्या है, मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है आपकी कॉपी में। क्या पहला पॉइंट लिखो, सुनो मेरी बात, कि किसी भी परिमेय संख्या को, सुनना मेरी बात, किसी भी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो लिखना, किसी भी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमेशा 1 प्राप्त होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा सुनना मेरी बात, कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित, अपरिमित का मतलब होता है बहुत सारे, अपरिमित का मतलब अनंत बोल सकते हो, अनिर्धारित बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। अपरिमित का मतलब होता है अनंत, यानी दो परिमेय संख्याओं के मध्य
अपरिमित परिमेय संख्या होती है। ये अपना दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसी में तीसरा पॉइंट देखना, शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम हालांकि होता तो नहीं है, परंतु कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है हमेशा ध्यान रखना, शून्य का व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणा दो बटे लो, शून्य नीचे पूछ लिए, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/0, और 1/0 का गुणन क्या होता है अनंत। क्या होता है अनंत। तो शून्य का व्युत्क्रम अनंत होता है। अगर सवाल पूछे कि ऐसी संख्या बताइए जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है तो शून्य। अगर पूछे शून्य का व्युत्क्रम क्या है तो बताना है आपको अनंत, ठीक है। इसी कड़ी में देखो ऐसी संख्या बतानी है आपको, चौथा पॉइंट देखो, जिसका क्या कहते हैं ऐसी परिमेय संख्या जो धनात्मक है और उसी के समान ऋणात्मक होनी चाहिए। मतलब कोई धनात्मक संख्या है और वो सेम टू सेम वही संख्या ऋणात्मक भी होनी चाहिए। तो कौन सी होगी, जीरो, जीरो के बराबर होगी। तो जीरो का धनात्मक है तो धनात्मक जीरो ऋणात्मक जीरो के बराबर ही होता है, क्योंकि जीरो कभी भी जीरो के आगे कभी चिन्ह नहीं लगता है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट है जिसको आपको अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको जो नियम पढ़ा है उसको लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। और जो भी मैं इसके अंदर आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ, उनको एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि ये अगर आपको महत्वपूर्ण बिंदु याद होंगे तो आपकी प्रश्नावली बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन प्रश्नावली 1.1 कल शुरू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अपने लेसन को कंटिन्यू रखते हुए पिछली वीडियो में अपन पढ़ रहे थे कि भाई कहानी ये तारीखें जो होती है कितनी महत्वपूर्ण होती है ना। विज्ञापन के बारे में अपने देख रहे थे अपन कि भाई उस समय जो थे ब्रिटिश सरकार जब आई थी तो विज्ञापन उस समय भी हुआ करते, जैसे कि 1922 के अंदर लिप्टन चाय का है ना विज्ञापन आया था। उस समय अपन पता लगा सकते हैं कि उस समय लोग क्या करते थे, शाही लोग जो हुआ करते थे वो चाय पिया करते थे। बाद में धीरे धीरे लोगों के मुंह पर स्वाद आया और उन्होंने भी क्या कर लिया था, चाय पीना शुरू कर दिया था। यानी कि उसकी कोई अपन फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं। अब देखिए विज्ञापन में इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते होंगे। इस तस्वीर के पीछे भी एक भारतीय मलाहल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की महारानी जो है विक्टोरिया, उसका तीसरा पुत्र राजकुमार यानी कि ऑर्थर जो है घोड़े के ऊपर बैठा हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर। और राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कॉनॉट की पदवी दी गई है। ये चीज आप नोट कर लेना। यानी कि उस समय में जब लिप्टन चाय का जो विज्ञापन दिया हुआ था उसमें कौन सा चित्र था, यानी कि भारतीय महल दिखाई दे रहा था पीछे और घोड़े के ऊपर महारानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र यानी कि ऑर्थर बैठा हुआ था, है ना। और उसको जो पदवी दी गई थी, उपाधि दी गई थी, उसके बारे में नोट कर लेना। अब आता है अपने नेक्स्ट टॉपिक, कौन सी तारीख है, यानी कि कौन सी तारीखें अपन याद रखते हैं और कौन सी तारीखें अपन याद नहीं रखते हैं, है ना। इसके बारे में है कौन सी तारीखें। देखिए कुछ तारीखें को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, यानी कि हमारे लिए कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है ना, जिसको कि हम याद रख सकें। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। यानी कि किसी भी घटना, यानी कि पुराने समय की किसी भी घटना को अपन सोचते हैं ना, अतीत की घटना को, जैसे कि अपन ने एक तारीख ले ली, जैसे कि 673 तारीख ले ली, है ना। अब इसके पास में जैसे कि इधर पहले भी कोई घटनाएं हुई होगी और इसके बाद में भी कोई घटनाएं हुई होगी, कोई ऐतिहासिक घटनाएं हुई होगी, कोई जैसे राजा महाराजाओं की घटनाएं हुई होगी, युद्ध की घटनाएं हुई होगी, है ना। बहुत सारी घटनाएं युद्ध, परंतु हम उनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो नहीं है हमको, तो वो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण नहीं होती है ना। वो तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। फिर देखिए वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो उसमें अपने को ज्ञान नहीं था तो उसके बारे में अपन नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि अपन 1536 ले लेते हैं, इसके अंदर युद्ध हुआ था, है ना। इसी प्रकार से जैसे
1764 का लिया अपन ने, इसके अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था 1764 में? बक्सर का युद्ध। अब उसके इर्द गिर्द यानी कि उसके पहले भी कोई घटनाएं हुई होगी या उसके बाद में भी कोई घटनाएं हुई होगी, है ना। तो वो समय के साथ में जैसे अपना विषय बदल जाता है, उसी प्रकार से कोई मुद्दा अपने ध्यान में आ जाता है तो वो तारीखें क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसके बारे में हम जानकारी रख लेते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए हम देखते हैं, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। अब ये तो सही बात है कि भाई ब्रिटिश इतिहासकार जो है वो अगर इतिहास लिख रहे हैं तो वो अपने गवर्नर जनरल के बारे में या अपने वायसराय के बारे में ही लिखेंगे, कोई अपने भारतीयों की गतिविधियों को तो वो लिखेंगे नहीं, ये तो स्वाभाविक है। उनका कर रहे हैं तो वो उन्हीं का लिखेंगे, अपना क्यों लिखने लगे। और अपना कोई इतिहासकार लिखेगा तो उनके बारे में वो क्यों लिखेगा, भाई अपना जो व्यक्ति होगा उनके बारे में पहले लिखेगा। तो इसमें देखिए ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में खत्म होते। ये आप लिख लेना, ब्रिटिश शासन का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर। लिख लेना, ये अपनी नोटबुक में भी उतार लेना। गवर्नर जनरल लिखना इसमें वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ये आप ये चीज नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, है ना। इनके साथ में ये खत्म होते हैं। जैसे कि अलग अलग अध्यायों में दूसरे गवर्नर जनरल, जैसे कि इनके क्या थे कि इतिहास जैसे जैसे लिखा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, ये क्या करते थे कि इनके अध्याय जो होते थे वो भी गवर्नर जनरल एवं और इनके ये वायसराय इनके नाम पर ये चलाने लग जाते थे। जब ब्रिटिश इतिहासकार इतिहास लिखते थे तो इन्हीं गवर्नर जनरल में वायसराय के बारे में लिखा करते थे, यानी कि चैप्टर का नाम जो होता था वो भी इनके नाम पर लिखा जाता था। जैसे कि फर्स्ट तो था इनके वारेन हेस्टिंग्स था, उसके बीच में देखिए बहुत सारे जैसे आए थे गवर्नर जनरलों में, जैसे हेस्टिंग्स, वेलेंजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इवन इनके बारे में, यानी कि इतना इतिहास इनका लिखा हुआ है। और बहुत से के जो अध्यायों के नाम है, चैप्टरों के जो नाम है वो भी इनके नाम पर लिखे हुए हैं। इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरॉय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। यानी कि उनकी जो इतिहास में उनकी किताबें हुआ करती थी, उनकी तारीखें हुआ करती थी, उनके अधिकारी जो हुआ करते थे, है ना, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में ये इतिहास को आगे से आगे बढ़ाते रहते थे, यानी कि वो खत्म कभी नहीं होता था। उसी प्रकार से हम देखते हैं, यह ऐसे मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण है। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। यानी कि जितने भी विषय बनते थे इन गवर्नर जनरल और माउंट यानी कि वायसराय जो है ना, इनकी गतिविधियां, इनकी उपलब्धियां, इनके बारे में जानकारी के बारे में ही बनाया जाता था। इसी प्रकार से देखिए अपने प्रश्न आता है, जैसे क्या हम किसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? और जब अंग्रेज इतिहासकार आ रहे, ब्रिटिश इतिहासकार आ रहे तो उनके बारे में लिखेंगे, है ना। तो हम इसको अलग ढंग से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं कर सकते? अपन भी इसको कर सकते हैं। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौथे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, हम भारतीय के यानी कि उनके समाज सुधारकों है, जैसे समाजजनों में है, लोग हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, है ना, हम उनको अलग से भी अपना बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं उनके बारे में जिस प्रकार के वो लिखते। अपने भी जैसे कि अतीत के समय में तो अपने भी जो इतिहासकार हुआ करते थे वो लिखा करते थे और अपने भी इतिहास बना हुआ है।
जैसे कि जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? देखो, इतिहास या कहानी कोई भी लिखी जाती है तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, उनको टुकड़ों के अंदर बांट दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। सामंजस्य यानी कि हर अध्याय के अंदर कुछ तालमेल बना रहे, है ना। इसलिए उनको क्या किया जाता है कि अलग अलग टुकड़ों में उनको बांट दिया जाता है। इसका मकसद है कि कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और उसको याद रख सके ना। इसका मकसद ये होता था। टुकड़ों में क्यों बांटते हैं? टुकड़ों में इसलिए बांटते हैं या तो उस अध्याय को या उस कहानी को अपन क्या करते हैं, आसानी से अपन उसको याद कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार से लिखा जाता था। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उनकी कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास का गवर्नर जनरलों के बीच इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती है। वास्तव में सही है। इतिहासकार जो है, भले वो भारतीय इतिहासकार हो या वो ब्रिटिश इतिहासकार हो, यानी कि वो जो क्या करते हैं कि अगर उन गवर्नर जनरलों के उनके फेवर में रहेंगे तो अपने छोटे मोटे लोगों कोई भी मायने नहीं रखते हैं। अपने यहाँ के भारतीय लोगों की कोई गतिविधियां जो उनके मायने नहीं रखती है, वो उनके बारे में कोई उपलब्धि नहीं लिखेंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं होती है। फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाया रखना है जिसमें कि भारतीयों को अलग से ऐड किया जाए, यानी कि अलग से लिखा जाए, अलग से खाका तैयार किया जाए जिसमें कि सिर्फ भारतीयों को ऐड किया जाए, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में ही उसके अंदर लिखा जाए। इसका मतलब यह है कि अब हम जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी कि अभी तक हम जिन तिथियों को महत्व देते आ रहे थे ना, अगर नया लिखा जाएगा तो वो पहले वाली जो तिथियां वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी, जो आने वाली है वो तिथियां हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी और हम उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करते हैं। अब अपने ये टॉपिक अपना यही खत्म हुआ है और अब आएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। तो अपन इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जब तक वापस अपन अगली वीडियो आवे उससे पहले जो ये है इसको आप कम से कम पढ़ लेना ताकि अपने को समझ में आ जाए। थैंक यू।